नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के अंदर चैप्टर 10 लाइट यानी कि प्रकाश, रिफ्लेक्शन परावर्तन और रिफ्रैक्शन अपवर्तन, इससे संबंधित हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिफ्लेक्शन पे आधारित, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या है और इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर, यानी कि मिरर की सहायता से कैसे इमेज बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की, यानी कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। तो देखिए, जो लाइट है, प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ठीक है, टाइप ऑफ एनर्जी। ये हमें क्या देती है, ये हमें विजिबिलिटी प्रदान करती है, यानी कि अदृश्य वस्तु को, यानी कि अदृश्य को हमारे लिए क्या बनाती है, दृश्य, यानी कि हमें क्या देती है, विजिबिलिटी, यानी कि विजिबिलिटी के लिए जिम्मेदार है। जैसे अगर हम अंधेरे कमरे में अगर अपन जाएं तो कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। इसका मतलब क्या है, उस वस्तु पर कोई भी प्रकाश किरण टकराएगी और वो हमारी आई पर आएगी, हमारे रेटिना पर उस पर इमेज बनेगा, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देगी। यानी कि आँख हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन प्रकाश भी हमारे लिए महत्वपूर्ण अंग है। जो सफ़ेद जो प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसको आप VIBGYOR वेबग्योर से याद कर सकते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग का मिश्रण है। कौन सा प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश है, यानी कि जो वाइट जो प्रकाश है वो 7 रंगों का मिश्रण है। अब अपन बात करते हैं परावर्तन की। तो परावर्तन क्या है, यानी कि रिफ्लेक्शन क्या है। देखिए, रिफ्लेक्शन एक ऐसी घटना है जिसमें कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकरा के पुनः उसी दिशा में लौट आती है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। व्हेन एनी लाइट रेज इज स्ट्राइक्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड बियॉन्ड्स एंड रिबाउंड फ्रॉम दिस सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश किरण का किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौटने की जो घटना है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, यानी कि रिफ्लेक्शन कहलाती है। यानी कि कोई भी प्रकाश किरण किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अगर स्ट्राइक हो रही है और वहां से वापस रिबाउंड हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन हो गया क्लियर। अब परावर्तन की कुछ नियम है, उसको हम देखेंगे। परावर्तन के नियम, तो देखिए, परावर्तन के कुछ नियम हैं, उन नियम की हम चर्चा करेंगे। तो इसका पहला नियम क्या है, कोई भी प्रकाश किरण अगर ये, जैसे मान लीजिए मिरर है, प्लेन मिरर है, ये इसका नॉर्मल लाइन यानी कि अभिलंब है। अगर कोई प्रकाश किरण ये आ रही है तो आने वाली किरण कहलाएगी इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। तो ये कौन सी किरण है, आपतित, यानी कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और ये टकरा रही है तो ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। और ये क्या है, ये आपका है दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल या प्लेन दर्पण। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, और इसके नॉर्मल लाइन और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल आई, और इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो एंगल आर कहलाता है, यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल। देखिए, परावर्तन की 2 नियम हैं। पहला नियम, यानी कि जो आपतन कोण यानी कि कोण आई, व परावर्तन कोण कौन है, ये वाला, यानी कि कोण आर
का मान सदैव बराबर होता है। सदैव यानी कि कोण आई और बराबर कोण आर सदैव बराबर होगा या बराबर होता है। पहला नियम ये है, एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि आपतित किरण यानी कि आई व परावर्तित किरण यानी कि आर और अभिलंब यानी कि नॉर्मल लाइन तीनों एक ही तल में मिलते हैं। ये है दूसरा परावर्तन का नियम। यानी कि देखिए, हमने देखा कि जो आई है इसका और इसका मान समान होता है। जब आई को घटाएंगे तो आर का मान भी घटेगा। इस तरह से आखिरी कंडीशन क्या हो जाएगी? आखिरी कंडीशन ये हो जाएगी, अगर अपन आई को इसी डायरेक्शन में ले जाएंगे यानी कि आई को नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन में ले जाएंगे तो आर का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी नॉर्मल लाइन पर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? फिर आई और आर और नॉर्मल लाइन तीनों एक ही तल पे जाकर मिलेंगे। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। नेक्स्ट देखिए, परावर्तन के नियम के पश्चात हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, यानी कि प्लेन मिरर की क्या प्रॉपर्टी है। यानी कि समतल जो दर्पण है के लक्षण या गुण। तो देखिए, जो समतल दर्पण जो होता है, इस तरह का जो समतल दर्पण होता है, हमेशा दर्पण को पीछे की तरफ से पॉलिश किया हुआ रहता है और दर्पण हमेशा परावर्तन का काम करता है। तो देखिए, ये जो दर्पण है, समतल दर्पण, हमने कोई वस्तु यहाँ रखी मान ली जाए, तो यहाँ से किसी वस्तु का मान लीजिए प्रकाश किरण जाती है तो यहाँ जाएगी, वापस लौट जाएगी। इसको अगर हम पीछे की ओर ले जाते हैं तो पीछे की ओर। दूसरा, आपको एक चीज़ और याद रखनी चाहिए, अभी जस्ट बताया, अगर कोई प्रकाश किरण नॉर्मल लाइन की दिशा में जाती है यानी कि आई, तो रिफ्लेक्शन के पश्चात उतने ही एंगल पर, जितना एंगल इसका है उतने ही एंगल पर लौट जाती है। यानी कि जब इस किरण को अगर अपन पीछे की ओर ले जाएंगे, जितने एंगल पे ये आई उतने एंगल पर पीछे की ओर ले जाएंगे, तो ये एक ऐसी जगह आएगी जहां ये मिलेंगे। और देखिए, रियल में ये जो प्रकाश किरण, तो ये वाली तो इधर लौट गई और ये वाली इधर लौट गई, यानी कि इनको काल्पनिक रूप से हम पीछे की ओर ले जा रहे हैं। और जहां ये मिलेगी वो बिहाइंड द मिरर, यानी कि हमारा जो वस्तु है यहाँ ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ है, और इसका इमेज का बन रहा है, यहाँ बन रहा है और ऊपर की ओर बन रहा है। यानी कि कैसा बनेगा? इमेज सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। और जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर अंदर बनेगा, तो कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर। कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर। और यहाँ से जितनी दूरी मिरर की है, यानी कि ऑब्जेक्ट से जो मिरर की जो दूरी है, वह दूरी किसके बराबर होगी? मिरर से इमेज की दूरी के बराबर। यानी कि ये दोनों दूरियां क्या रहेगी? बराबर। और राइट वाला क्या दिखेगा? लेफ्ट। और लेफ्ट वाला क्या दिखेगा? राइट। इसको बोलते हैं लेटरल वर्जन या पार्श्व परावर्तन। अब अपन बात करते हैं समतल दर्पण के क्या गुण है। तो इसमें सदैव, अब देखिए कैसा इमेज बन रहा है इसमें? काल्पनिक, यानी कि पीछे की ओर वास्तव में काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर इमेज बनता है। यानी कि उसका जो इमेज है, यानी कि प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के बराबर और
काल्पनिक, वस्तु के बराबर और सदैव सीधा। दूसरा पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तन क्या है? पार्श्व परावर्तन है लेटरल वर्जन, यानी कि दायां जो है, दायां हिस्सा जो है, दायां हिस्सा बायां दिखाई देता है, बायां दिखता है, जबकि बायां जो है, बायां जो हिस्सा है वो कैसा दिखता है? दायां, दायां दिखाई देता है। इसको कहते हैं अपन पार्श्व परावर्तन, यानी कि लेटरल वर्जन। अगर अपन समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अगर अपन अपना राइट हैंड खड़ा करेंगे तो मिरर के अंदर जो अपना इमेज है वो लेफ्ट हैंड हाथ खड़ा करेगा, यानी कि राइट कैसा दिखेगा? लेफ्ट। और लेफ्ट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा? राइट। इसको बोलते हैं अपन लेटरल वर्जन। तो देखिए इसमें हमेशा कैसा इमेज बनेगा? काल्पनिक इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर साइज का बनेगा, और जो ऑब्जेक्ट से जो दूरी है मिरर की, ऑब्जेक्ट से जो मिरर की दूरी है उतनी ही दूरी किसकी रहेगी? मिरर से इमेज की दूरी रहेगी और वस्तु के बराबर। तो ये है समतल दर्पण के लक्षण। अब अपन बात करते हैं कर्व्ड मिरर, यानी कि गोली दर्पण। तो देखिए गोली दर्पण क्या है? यानी कि ऐसे समतल दर्पण गोली नहीं होता है ना, समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन मिरर होता है, यानी कि वो ना तो ऐसे दर्पण या ऐसे मिरर, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है या कर्व्ड होता है, जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है, रिफ्लेक्टिव पार्ट गोली होता है, और ये किसी गोले के भाग होते हैं, किसी गोले के भाग होते हैं। क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये किसी गोले के भाग होते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। देखिए गोली दर्पण उत्तल, पहले अपन अवतल दर्पण लिख देते हैं। अवतल दर्पण, दूसरा जो हमारा दर्पण है उत्तल दर्पण, यानी कि इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर। देखिए जो कॉनकेव जो मिरर होता है वो किस तरह का होता है? ये जो कॉनकेव मिरर इस तरह का होता है, यानी कि ये अंदर की ओर इनवर्ड होता है, इनवर्ड यानी कि अंदर की ओर, और इस पे इस तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है, पीछे की ओर पॉलिश किया हुआ रहता है। और जो ये जो है उत्तल जो है, ये उत्तल दर्पण इस तरह का होता है, और इसमें भी इस तरफ पॉलिश किया हुआ रहता है। ये देखिए इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कार्य कौन करता है? इधर वाला भाग, जो कि ये इनवर्ड होता है, और ये कैसा होता है? आउटवर्ड, यानी कि ये बाहर की ओर आउटवर्ड कंडीशन में होता है, यानी कि बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, बाहर की ओर आउटवर्ड, जिसको हम कह सकते हैं आउटवर्ड। ये होता है इनवर्ड, ये होता है आउटवर्ड। ये इसका पोल है, ये भी इसका पोल है। तो अवतल दर्पण इनवर्ड होता है, अवतल दर्पण आउटवर्ड होता है। तो इस प्रकार अब अपन इनके पार्ट्स ऑफ इमेज व्यूइंग इन मिरर, जो यानी कि जो मिरर के विभिन्न जो भाग हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि दर्पण के विभिन्न भाग
ठीक है, जो कि प्रतिबिंब बनाने में काम में आते हैं। यानी कि क्या क्या पॉइंट्स ऑफ व्यू हमें इमेज फॉर्मेशन में चाहिए। सबसे पहले देखते हैं पोल। तो देखिए सबसे पहले आता है पोल, यानी कि जिसको हम कहते हैं ध्रुव। तो देखिए ध्रुव क्या है, ये जो अपना अगर मान लीजिए ये कॉन्केव मिरर है, तो इसमें ये जो बीच का जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। क्या कहलाता है, पोल। तो देखिए पोल को हम परिभाषित करेंगे। पोल क्या है, तो जो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, यानी कि गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ उसके जो बीच का जो सेंटर वाला जो हिस्सा है, केंद्र, क्या कहलाता है, ध्रुव या पोल कहलाता है, पोल कहलाता है। ठीक है, पोल हो गया। दूसरा नंबर पे अपन देखेंगे, पोल के बाद अगर अपन बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो देखिए जो गोली दर्पण है किसी न किसी गोले का हिस्सा होता है ये इस तरह से, और उस गोले का जो केंद्र है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र, जिसको हम लिखते हैं सी से। तो देखिए गोली दर्पण जिस गोले यानी कि स्फेयर गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यानी कि गोली दर्पण यानी कि ये इस गोले का भाग है, तो ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए वक्रता त्रिज्या यानी कि सेंटर ऑफ रेडियस, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते अपन वक्रता त्रिज्या, जिसको डिनोटेट करते अपन आर से। यानी कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की जो रेडियस है उस गोले की त्रिज्या क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि गोली दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या आर यानी कि क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या है, जिस गोले का जो भाग है, जैसे कि मान लीजिए अभी बताया मैंने, ये इस तरह का, ये जिस गोले का जो भाग है उस गोले का जो सेंटर है, ये अगर मान लीजिए ये कॉन्वेक्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये इस गोले का भाग है, तो इसका सेंटर ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों को पोल लिया है। तो हमने रेडियस पढ़ा, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया। मेन एक्सिस मुख्य अक्ष क्या है, तो चौथा पॉइंट अपना है मेन एक्सिस। तो चौथा पॉइंट मेन एक्सिस जिसको बोलते अपन मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस या प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस कहते हैं। तो देखिए C और P को मिलाने वाली एक सीधी काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को सीधे मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ये यहाँ से यहाँ तक ये जो काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य
अक्ष कहलाती है, यानी कि मुख्य अक्ष कहलाती है। और मुख्य अक्ष से ही इमेज की और ऑब्जेक्ट की हाइट देखी जाती है, यानी कि इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो किससे मापी जाती है? प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष से ही मापी जाती है। अब बात करते हैं फोकस। 5वें नंबर पे आता है फोकस क्या है। तो फोकस तो देखिए दर्पण के समांतर दिशा में आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं और कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं, उसे फोकस कहते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए पैरेलल डायरेक्शन में मुख्य अक्ष से कोई भी प्रकाश किरण आ रही है, तो पैरेलल में आने के पश्चात वो यहाँ से डाइवर्ट होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी वो क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। और यहाँ पे भी कोई प्रकाश किरण अगर पैरेलल आ रही है और ये प्रकाश किरण आई थी यहाँ से, ये इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है? सभी अभिरोपित होती है और यहाँ पे अपवर्तित हो जाती है, यहाँ पे दूर दूर चली जाती है, यानी कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रकाश किरणें सभी मिल रही है और यहाँ पे फैल रही है। तो इसको पीछे की ओर ले जाएंगे और जिस जगह मिलेगा वो बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस। तो इसका फोकस किधर रहता है? यानी कि कॉन्वेक्स, यानी कि जो उत्तल जो दर्पण है उसका फोकस किधर रहेगा? बिहाइंड द मिरर। और इसका कहाँ रहेगा? कॉनकेव का, यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि सामने। तो फोकस हो गया क्लियर? फोकस। अब देखिए फोकस और पी के बीच की जो दूरी है वो कहलाती है फोकस दूरी। तो हम फोकस दूरी किसके बराबर होगी? यहाँ फोकस से पी के बीच की दूरी, ये कहलाएगी फोकस दूरी, जिसको अपन डिनोटेड करते हैं ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो छठवां पॉइंट अपना, छठवां पॉइंट ध्यान पूर्वक देखिए, फोकल लेंथ या फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी अभी जस्ट ही बताया आपको, इसको स्मॉल एफ से शो करते हैं। तो फोकस दूरी ध्यान पूर्वक देखिए, P से, P का मतलब क्या है? ध्रुव से फोकस, यानी कि F, कैपिटल F, फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसको कैपिटल एफ से शो करते हैं। अब देखिए एक बार और देखिए इसको, इस तरह का जो डायग्राम है इसमें ये मान लीजिए ये कॉनकेव का लेते अपन, तो ये P है, जहाँ भी प्रकाश किरणें पैरेलल आती है तो जहाँ मिलती है वो क्या है? F। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। ये फोकस से P की मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसमें यहाँ ये इस तरह से आ रही है, जो पीछे अगर इसको ले जाएं तो ये यहाँ है फोकस और ये है P, इनके बीच की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। तो ये कौन सा है? कॉन्वेक्स, और यानी कि ये उत्तल दर्पण है और ये है अवतल दर्पण। तो ये अब देखिए, ये जो इसका जो सेंटर था ये C और इसका जो सेंटर है इसका केंद्र ये C है। तो C और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो देखिए जितनी दूरी ये रहेगी उतनी दूरी इधर रहेगी, यानी कि जो R जो होता है, तो R जो होता है वो किसके बराबर है? 2F के बराबर। तो F यानी कि फोकस दूरी किसके बराबर है?
रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे के बराबर है। यानी कि आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या अगर पता है तो फोकस दूरी का हम काउंट कर सकते हैं, फोकस दूरी हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमने सारे 6 पॉइंट हमने देखे, यानी कि फोकस दूरी से लेके A to Z चीज़ हमने देखी। अब देखिए इमेज फॉर्मेशंस, यानी कि इमेज फॉर्मेशन बाय गोली दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा किस तरह से इमेज, तो इसके कुछ नियम हैं, उन नियम को आपको ध्यान में रखना है। इसके 4 नियम हैं, उन चारों नियम को आपको ध्यान में रखना है, तभी अपन दर्पण के अंदर इमेज फॉर्मेशन अच्छे से समझ पाएंगे। तो मोटे मोटे तरीके से मैं बताता हूँ। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि कोई भी प्रकाश किरण यदि अगर मान ले जाए अगर पैरेलल आती है, मेन एक्सिस है ये, मेन एक्सिस के पैरेलल आती है, तो हमेशा वो कहाँ से मिलेगी, कहाँ मिलेगी? फोकस पर मिलेगी। तो पहला नियम क्या है? कोई भी प्रकाश किरण अगर पैरेलल डायरेक्शन में आ रही है, पैरेलल डायरेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ मिलेगी? फोकस पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फोकस पर। ठीक है, ये हमने कॉनकेव के अंदर देखा। अब कॉन्वेक्स के अंदर भी अगर अपन देखें तो कोई भी प्रकाश किरण इस तरह से आती है, अगर मान लिया मेन एक्सिस के, तो ये रिफ्लेक्शन इधर होगा इसका, रिफ्लेक्शन के बाद इसको पीछे की ओर ले जाएंगे तो कहाँ मिलेगी? ये फोकस पर मिलती है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि कोई भी प्रकाश किरण मेन एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होके गुजरेगी? वो फोकस से गुजरेगी। दूसरा जो नियम है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आ रही है, कोई प्रकाश किरण फोकस की दिशा में आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद मेन एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो पहला क्या है? पैरेलल आती है तो फोकस में हो जाती है। दूसरा क्या है? फोकस की डायरेक्शन में आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी होगी? मेन एक्सिस के पैरेलल हो गई। अगर इधर से गई मान ले जाए यूं, तो जिससे कि मान ले जाए कोई फोकस की दिशा में गई तो यहाँ से क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। इसी तरह से इसके अंदर भी देखिए, अगर ये कोई प्रकाश किरण अगर फोकस की डायरेक्शन में आई मान ले जाए यूं, तो यहाँ से कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये यूं फोकस की डायरेक्शन में अगर आई तो यहाँ से कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा हम देखते हैं, ये 4 नियम है, इसके चारों नियम की हमें जरूरत पड़ेगी। तीसरा नियम है कि यदि कोई प्रकाश किरण अगर मान लीजिए तिर्यक आती है, यदि कोई प्रकाश किरण अगर तिर्यक दिशा में आती है, जितने एंगल्स पे आती है, मतलब I और R का, यानी कि तिर्यक दिशा में आती है, तिर्यक इसको कहते हैं अपन, तो तिर्यक ही लौट जाती है। यानी कि एंगल I बराबर एंगल R, जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे लौट जाएगी। इधर से आई, इधर लौट गई। इसके अंदर भी अगर अपन देखें तो इसमें भी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर भी ये कॉनकेव है, ध्यान रखना इसको। अगर कोई प्रकाश किरण इसमें तिर्यक दिशा में आ रही है तो तिर्यक ही दिशा में लौट जाएगी। तो ये आपका कौन सा नियम है? तीसरा वाला। चौथा पॉइंट जो कि आपके लिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कोई भी प्रकाश किरण अगर कोई प्रकाश किरण C की डायरेक्शन में आ रही है, मान ले जाए ये वक्रता केंद्र है, कोई प्रकाश किरण अगर C की डायरेक्शन में गई तो वापस C की ही डायरेक्शन में लौट जाती है। ठीक है, व्हेन एनी लाइट रे इज थ्रो आउट फ्रॉम C आफ्टर रिबाउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रो आउट फ्रॉम C, यानी कि C की दिशा में जा रही है तो C की दिशा में लौट जाएगी। इसके अंदर अगर अपन इधर भी देखें तो इसका C इधर होता है, इसका फोकस, इसका P। अगर C की डायरेक्शन में अगर कोई प्रकाश किरण यूं आई, अगर मान ले जाए तो वापस इधर ही लौट जाएगी, या यूं आ रही है तो उसी ही डायरेक्शन में लौट जाती है। यानी कि इसमें किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। किसके अंदर? चौथे वाले पॉइंट। तो ये 4 पॉइंट हमें याद रहने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? मेन एक्सिस के पैरेलल आती है तो क्या होगा? फोकस से गुजरेगी। दूसरा पॉइंट क्या है? फोकस की डायरेक्शन में आएगी तो क्या होगा? मेन एक्सिस की डायरेक्शन में हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद परावर्तित। तीसरा पॉइंट क्या है?
अगर तिर्यक आती है तो तिर्यक ही लौट जाएगी। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वक्रता केंद्र की दिशा में, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, इसमें सेंटर कर्वेचर पीछे है तो उसकी डायरेक्शन में आती है, दूसरी डायरेक्शन में लौट जाती है। तो ये 4 पॉइंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन यानी कि प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण किसके अंदर देखेंगे? सबसे पहले अपन देखते हैं, मान लीजिए कॉनकेव मिरर यानी कि हम देखेंगे अवतल दर्पण के अंदर। तो देखिए अवतल दर्पण के अंदर 6 पोजीशन बनती है। 6 पोजीशन की चर्चा हम करते हैं। पहले हम वस्तु को रखेंगे, हमेशा वस्तु को लेफ्ट तरफ रखते हैं, तो पहले हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर। तो देखिए एक एक डायग्राम्स आपको ध्यान से देखना है तभी समझ में आएगा। तो पहला हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं? ऑब्जेक्ट को हम यानी कि वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं? वस्तु को रख रहे हैं अपन अनंत पर यानी कि इन्फिनिटी पर, यानी कि एट इन्फिनिटी। ओके, एट इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर हम वस्तु को रख रहे हैं। तो देखिए इमेज कहाँ बनेगा? तो देखिए ये इस तरह से अपना कॉनकेव मिरर, ये इसका P है, इसका जो सेंटर है ये C, इसका ये जो है F। अब देखिए अनंत पे हम जानते हैं अनंत से कोई भी प्रकाश किरण आती है तो बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो ये अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये अनंत से प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो हमने देखा कोई भी प्रकाश किरण पैरेलल आती है तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस पर। तो देखिए ये कहाँ से गुजर रही है? फोकस पर। और जहाँ ये मिलेगी हमेशा वहाँ इमेज बनेगा, जहाँ ये मिलेगी वहाँ क्या बनेगा? इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था अपने? ऑब्जेक्ट रखा था अनंत पे। तो इमेज कहाँ बना अपना? इमेज कहाँ बना अपना? एट फोकस पर। कहाँ बना? फोकस पर। और कैसा बना? अगर उसकी साइज की बात करें तो साइज कैसी है इसकी? टीनी। टीनी का मतलब बहुत ही छोटी, बहुत छोटा, बहुत ही छोटा इमेज बना। और देखिए वास्तव में मिली तो इमेज कैसा बना? अगर इमेज के नेचर यानी कि प्रकृति की बात करें तो इमेज की प्रकृति कैसी है? वास्तव में मिली तो कैसी है ये? वास्तविक यानी कि रियल। तो पहली कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, फोकस पर बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। अब हम रखेंगे वस्तु को बियॉन्ड सी यानी कि सी से परे। दूसरी कंडीशंस लेते हैं हम। दूसरी कंडीशंस हमने ली वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति कहाँ रखेंगे अपन? सी से परे यानी कि बियॉन्ड सी। देखिए इसमें बियॉन्ड सी, इसको ध्यान से देखिए, P ये इसका फोकस, ये इसका C। हमने यहाँ वस्तु को रख दिया मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी प्रकाश किरण, 2 प्रकाश किरण की जरूरत होती है हमें इमेज बनाने के लिए। तो ये प्रकाश किरण कहाँ से आएगी? फोकस से गुजरेगी, जैसा कि हमने बता ही दिया। दूसरी प्रकाश किरण हम फोकस की डायरेक्शन में गुजारो तो पैरेलल हो जाएगी, अपने पहले ही बताया। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इमेज आपका बनेगा लगभग यहाँ बन रहा है। इसको अगर अपन यूँ ले में तो आपका जितनी दूरी उतनी है, तो आपका इमेज लगभग ये यहाँ बन रहा है। लेकिन इतनी बड़ी मोमबत्ती ली उसकी छोटी बन रही है। तो वस्तु का इमेज कहाँ बन रहा है? तो अगर अपन बात करें इमेज की, तो इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज की प्रकृति कैसा बन रहा है? रियल में मिल रही है तो कैसा बन रहा है? वास्तविक। इसमें भी ध्यान रखना है, इसमें उल्टा इमेज बनता है, वास्तविक और उल्टा ध्यान रखना, हमेशा इसमें उल्टे इमेज बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा इमेज बनेगा? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि मेन एक्सिस के नीचे बन रहा है तो उल्टा है। तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। अगर साइज की बात करें तो वस्तु से छोटा, है ना, वस्तु बड़ी है इससे छोटा इमेज बन रहा है। तो ये हो गया। स्थिति की अगर अपन बात करें तो पोजीशन अगर अपन देखे जाएं तो स्थिति क्या बनेगा? C और F के बीच। तो C यानी कि वक्रता केंद्र और F यानी कि फोकस दूरी के बीच या के मध्य, उन दोनों के बीच में बनेगा। तो दूसरी
कंडीशन हो गई क्लियर। अब अपन वस्तु को रखेंगे C पर। तो तीसरी कंडीशंस देखिए, तीसरी कंडीशन हम देखेंगे वस्तु की स्थिति अपन रखेंगे C पर। तो देखिए इसको ध्यान से, वस्तु को अगर अपन C पर रखेंगे तो क्या बनता है, क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये P, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर, यहाँ हम वस्तु को रखेंगे। इतनी बड़ी मोमबत्ती है तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, फोकस की डायरेक्शन में दूसरी प्रकाश किरण हम फोकस पर गुजारेंगे तो यहाँ से कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी इसको थोड़ा सा अपने को यूँ करना था, ये सीधा का सीधा, इसको अपन, इसका फोकस भी थोड़ा इस जगह आ रहा है, इसको ये यहाँ, और एक अपन इसको यहाँ गुजारेंगे तो देखिए ये लगभग ये यहाँ मिलती है, और जितनी इसकी दूरी उतनी ही लगभग ये बराबर। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि अगर अपन बात करें प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब इसमें कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की अगर साइज की बात करें, आकार की, तो वस्तु के बराबर। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर। कहाँ बन रहा है, 8C पर। कहाँ बनेगा, C पर बनेगा। अगर वस्तु को C पर रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगा, C पर बनेगा। और कैसा बनेगा, प्रकृति इसकी कैसी होगी, वास्तविक, यानी कि रियल में मिल रही है प्रकाश किरणें, एक तो ये वाली, और दूसरी ये रिफ्लेक्टेड होके ये वाली, तो वास्तविक। और कैसा बन रहा है, उल्टा, यानी कि रियल एंड इनवर्ट। कैसा बन रहा है, रियल यानी कि वास्तविक, इनवर्ट यानी कि उल्टा, ठीक है। और वस्तु के बराबर, इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु के, और एट C यानी कि वक्रता केंद्र पर। ये कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही, ये वक्रता केंद्र है तो इसके नीचे ही बन रहा है। तो ये कंडीशंस हमारी हो गई क्लियर। अब चौथी कंडीशंस हम देखेंगे। अब अपन रखेंगे वस्तु को, वस्तु की जो स्थिति है, वस्तु की स्थिति अब अपन रखेंगे C व F के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के या फोकस के बीच में। तो देखिए इसका ये रे डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है ताकि इमेज सही जगह बन जाए। इसकी डायरेक्शन और इसकी दूरी लगभग बराबर ही होनी चाहिए। आप इसमें पैमाने का उपयोग कर सकते हैं। तो हम अब वस्तु को ये यहाँ रखेंगे तो देखिए यहाँ से पहला जो इमेज, पहला जो है फोकस पर आएगा, पैरेलल जा रहा है तो फोकस पे हम कोई भी प्रकाश किरण को तिर्यक भी ले सकते हैं। ये तिर्यक जिस एंगल पे जा रही है उसी एंगल पर तिर्यक लौट जाएगी। तो देखिए जहाँ भी मिलेगी, ये कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है। तो C से दूर मिल रही है ना, C से थोड़ी दूर मिल रही है, इस जगह मिल रही मान लिया जाए, ठीक है। तो अगर अपन बात करें प्रतिबिंब की अगर अपन बात करें कि कहाँ बन रहा है इमेज, तो इमेज देखिए वस्तु से बड़ा, पहले तो साइज की बात करें आकार की, तो वस्तु से बड़ा बना, ठीक है। ये वस्तु तो इतनी बड़ी है और ये इमेज इतना बड़ा बना हो, और नीचे बन रहा है यानी कि प्रकृति की बात करें तो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। और कहाँ बन रहा है, अगर पोजीशन की बात करें, पोजीशन यानी कि स्थिति, तो बियॉन्ड सी यानी कि C से परे। C से परे का मतलब C से परे बन रहा है, यानी कि C से थोड़ा दूर, बियॉन्ड C बन रहा है, ठीक है। ये पोजीशन हो गई। तो चौथी पोजीशन हो गई क्लियर। अब वस्तु को अपन रखेंगे फोकस पर। चौथी कंडीशन देखिए, पांचवी कंडीशन सॉरी, वस्तु की स्थिति एट फोकस। कहाँ रख रहे अपन, फोकस पर, यानी कि देखिए इसको ध्यान से, ये इमेज रे डायग्राम, ये P है, ये इसका फोकस है, इतनी ही दूरी पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। वस्तु को अपन यहाँ रख रहे हैं फोकस पर। जब भी कोई यहाँ रखेंगे अपन, तो एक प्रकाश किरण अपन चाहें तो इसमें अपन तिर्यक वाली प्रकाश किरण ले सकते हैं। तो तिर्यक आएगी तो तिर्यक ही इधर चली जाएगी, ठीक है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण।
तो पहली तिर्यक हो गई। दूसरी हम अगर मान ले जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में अगर ले जाएं तो इस डायरेक्शन में अगर यूं लें तो वापस इसी डायरेक्शन में लौट जाएगी यूं, तो ये इधर नीचे मिलेगी, या अपन चाहें तो पैरेलल भी गुजार सकते हैं इसको। ये पैरेलल अगर लेंगे तो यहाँ से किधर हो जाएगी, फोकस की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो देखिए ये नीचे जहाँ भी मिलेगी बहुत ही दूर मिलेगी, और बहुत ही दूर मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, अनंत पर मिलेगी। तो ये जहाँ भी मिलेगी वहाँ इमेज बनेगा, ये दोनों किरणें जहाँ भी मिलेगी वहाँ। तो अगर इमेज की बात करें तो पांचवी कंडीशन में इमेज का बना, वस्तु से बहुत बड़े बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, यानी कि लार्ज, वेरी लार्ज, एनलार्ज कह सकते हैं, बहुत बड़ा। ये तो है इसकी साइज की बात हो गई, आकार की, ठीक है। पोजीशन, अगर पोजीशन की बात करें यानी कि कहाँ पे बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। अनंत का मतलब इन्फिनिटी पर, ठीक है, अनंत पे बनेगा। जहाँ भी ये मिलेगी वहाँ बनेगा, तो बहुत ही दूर मिलेगी। और इस मेन एक्सिस से नीचे मिलेगी तो क्या, कैसा है, उल्टा। कैसा है, तो प्रकृति की अगर अपन बात करें, नेचर की, तो वास्तव में मिलेगी ये, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। तो पांचवी वाली कंडीशन भी हो गई। अब छठवीं कंडीशन की अगर अपन बात करें तो देखिए छठवीं कंडीशन में हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे अपन, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु एफ व पी के मध्य, एफ व पी के मध्य। तो देखिए इस कंडीशन में अपन देख लेते हैं, आखिरी कंडीशन रही है इसके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये डायग्राम्स, इनको आप ध्यानपूर्वक देखिए। अब इसमें वस्तु को यहाँ रख रहे अपन, तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रख दिया, तो ऑब्जेक्ट को अगर अपन मान ले जाएं इस जगह रखेंगे तो इसमें इमेज कहाँ बनेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आखिरी डायग्राम है। तो इसको देखिए, अगर अपन इसको फोकस की डायरेक्शन में अगर इसको यूँ ले जाएं, यानी कि फोकस की डायरेक्शन में ले जाएं तो क्या होगा, सीधा हो जाएगा यहाँ से, है ना। और दूसरा है अगर अपन कोई प्रकाश किरण को तिर्यक ले जाते हैं तो वो तिर्यक ही यूँ हो जाती, ठीक है। अब इन प्रकाश किरण इधर तो एक तो यूँ जा रही है और एक इधर जा रही है, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं पे भी मिलने के इनके, या तिर्यक गुजार दी हमने प्रकाश किरण, या एक अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में भी ले सकते हैं यूँ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन ये है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में यूँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में ही वापस लौटेगी ये यूँ। तो देखिए ये प्रकाश किरण ये दोनों परावर्तित हो रही है, क्या कभी ये मिलेगी, क्या एक यूँ जा रही है, नहीं मिलेगी। तो इसको अगर अपन पीछे की ओर ले जाएंगे, अगर मान ले जाए उधर, तो ये पीछे की ओर मिलेगी, काल्पनिक रूप से हम पीछे की ओर ले जा रहे हैं, तो ये काल्पनिक रूप से मिल रही है। वास्तव में प्रकाश किरणें इधर चली गई, लेकिन ये वास्तव में प्रकाश किरणें नहीं मिल रही है ना, काल्पनिक रूप से इनको पीछे की ओर ले जा रहा तो मिल रही है। एम और एम डैश ये इनकी इमेज है, और यहाँ हमने वस्तु रखी। तो देखिए इसमें अगर अपन बात करें तो वस्तु का जो इमेज है यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, कैसा बन रहा है, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर यानी कि दर्पण के पीछे, पोजीशन क्या है, दर्पण के पीछे, ठीक है। इसकी पोजीशन यानी कि स्थिति हो गई किसकी, इमेज की, दर्पण के पीछे, बिहाइंड द मिरर, वस्तु से बड़ा। और नेचर, प्रकृति की बात करें तो प्रकृति कैसे है, ये वास्तविक नहीं है, ये कैसा है, काल्पनिक, कैसा है, काल्पनिक। और देखिए ऊपर बन रहा है मेन एक्सिस के, तो कैसा है, काल्पनिक व सीधा, काल्पनिक और यानी कि ये कैसा बन रहा है, काल्पनिक, और कैसा बन रहा है, सीधा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इमेज फॉर्मेशन समझा। तो 6 कंडीशन हमने देखी। तो 6 कंडीशंस की बात अगर अपन करें तो वस्तु की, ऑब्जेक्ट की स्थिति, ऑब्जेक्ट, और इधर देख लिखते हैं अपन इमेज, तो इमेज का हम नेचर, साइज और नेचर, साइज और पोजीशन, इन
बातों पर एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था? इन्फिनिटी पर। तो इसका नेचर कैसा बना है? वास्तविक, वास्तविक यानी कि रियल, और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। साइज कैसा बना था? टीनी यानी कि बहुत ही छोटा, यानी कि वेरी स्मॉल। और पोजीशन कहाँ बना था? एट फोकस पर। कहाँ बना था? फोकस पर। अनंत पे रखा था, वस्तु को अनंत पे रखी थी तब। दूसरा रखा था अपने सी से परे यानी कि बियॉन्ड सी। तो सी से परे रखने पर हमारा जो वास्तविक बना था और उल्टा बना था। और टीनी ये थोड़ा कैसा बना था? बहुत छोटा नहीं, ये छोटा बना था, ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं स्मॉल साइज। और ये क्या बना था? ये बना था आपका सी व एफ के बीच, सी व एफ के बीच। तीसरी कंडीशन हमने ली थी सी पर। कहाँ ली थी? सी पर। तो ये कैसा बना था? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा आपको रियल और इन्वर्ट कह सकते हैं। और ये कैसा था? वस्तु के बराबर यानी कि बराबर साइज का। और कहाँ बना था? एट सी पर। सी पर बना था। कहाँ बना था? सी पर। अब सी के बाद अपन रखेंगे सी व एफ के बीच। वस्तु को कहाँ रखा था अपने? सी व एफ के बीच। ये भी कैसा बना था? वास्तविक और उल्टा। और ये वस्तु से बड़ा। कैसा है? वस्तु से बड़ा। और ये कहाँ है? बियॉन्ड सी यानी कि सी से परे बना था। बियॉन्ड सी यानी कि सी से परे। सी से परे यानी सी से थोड़ा दूर। पांचवी कंडीशन हमने वस्तु को कहाँ रखा? एट फोकस। कहाँ रखा? फोकस पर। तो कैसा बना? वास्तविक और उल्टा। और वस्तु से बहुत बड़ा बनाए, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। और कहाँ बनाए? कहाँ? अनंत पर। अनंत का मतलब बहुत ही दूर, वेरी। आखिरी पोजीशन अपना पहला, दूसरी पोजीशन तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं कंडीशन में हमने क्या रखा था? एट यानी कि बिटवीन, सॉरी एट नहीं, बिटवीन यानी कि बिटवीन एफ व पी यानी एफ और पी के बीच में। तो ये कैसा बना था? ये वास्तविक नहीं बना था। ये कैसा बना था? काल्पनिक यानी कि इमेजिनर। और कैसा बना था? सीधा यानी कि इरेक्ट। और वस्तु से कैसा है? वस्तु से बड़ा बना था। वस्तु से बड़ा बना। और कहाँ बना? पीछे की ओर यानी कि बिहाइंड दर्पण यानी कि बिहाइंड मिरर या दर्पण के पीछे। पीछे की ओर बना था ये, दर्पण के पीछे। तो इस तरह से हमने 6 ही डायग्राम्स की कंडीशंस देख ली। इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा इमेज कहाँ बनेगा, वस्तु को किस किस कंडीशन पे रखने पर कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया। अब हम कॉन्वेक्स मिरर की चर्चा करेंगे। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ज़्यादा इमेज नहीं बनते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए उत्तल दर्पण में ज़्यादा कंडीशंस नहीं है। पहला ये इसको देखिए, इसका सी और इसका ये फोकस, इसका पी। तो अगर कोई वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो पैरेलल आती है और ये यहाँ से यूं लौट जाती है। जब इनको पीछे की ओर ले जाएंगे तो कहाँ मिलेगी ये? कहाँ मिलेगी ये? फोकस पर। कहाँ मिल रही है? फोकस पर। तो वस्तु कहाँ रखी अपने? वस्तु की स्थिति कहाँ रखी थी अपने? अनंत पर। कहाँ रखी थी? अनंत पर। तो इमेज कहाँ बना अपना? इमेज देखिए, इमेज की कंडीशंस कहाँ मिल रही है? एट फोकस पर। कहाँ मिल रही है? फोकस पर। तो ये इमेज की पोजीशन हो गई। नेचर, अगर प्रकृति की बात करें तो इमेज की प्रकृति कैसी है? ये सीधा इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा। सीधा यानी कि इरेक्ट। और सीधा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत ही छोटा बनेगा। और देखिए वास्तव में ये नहीं मिल रही है, काल्पनिक रूप से अपन इनको पीछे की ओर लगे, वास्तव में प्रकाश किरण परावर्तित तो इधर चली गई। तो ये कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक। और कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द
मिरर यानी कि दर्पण के पीछे हम अपनी जो साइड ग्लास लेते हैं, हमारी बाइक के अंदर साइड ग्लास होता है, तो वो एक प्रकार का कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। तो उसमें जो किसी भी वस्तु का इमेज अंदर की ओर बनता है और छोटा बनता है। अगर हम पीछे बाइक चला रहे हैं तो ट्रक दिखाई देगा, तो वो कैसा दिखाई देगा? हमें छोटा दिखाई देगा। यानी कि बड़े इमेज को बड़े ऑब्जेक्ट को क्या करता है? छोटे इमेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इमेज को छोटा बना देता है। बहुत बड़े लार्ज एरिया को क्या कर देता है? दर्पण के अंदर बनेगा, ठीक है, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और इसकी सीधा बनेगा। और कहाँ बनेगा? फोकस पर। जब वस्तु को कहाँ रखेंगे अपन? अनंत पर, इन्फिनिटी पर। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन अपन कहाँ रखेंगे? P और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख देंगे। दूसरी कंडीशन, ऑब्जेक्ट की कंडीशन हम दूसरी कहाँ रखेंगे? बिटवीन P व इन्फिनिटी, P और अनंत के बीच में अपन कहीं पे भी वस्तु को रख देंगे। यानी कि तो इसमें कहीं पे भी अगर वस्तु को रख दो, तो यहाँ अगर मान लीजिए वस्तु रख दी, सॉरी इसमें डायग्राम हमने उसका बना दिया, यहाँ हमने अगर वस्तु रख दी, इसका सेंटर, इसका फोकस, तो देखिए इसमें क्या होगा? ये इस तरह से चला जाएगा। हमने कहा था कि ये कहाँ मिलेगा? ये कहाँ मिलेगा? फोकस पर। इस तरह से हमेशा इसको फोकस पर मिलाना। ये एक प्रकाश किरण। दूसरी प्रकाश किरण अपन तिर्यक लौटा दो तो तिर्यक ही लौटेगी। तो जब इसको पीछे की ओर ले जाएंगे ये, तो यहाँ मिल रहा है। तो इमेज क्या बन रहा है? इसका इमेज बन रहा है इस जगह, यानी कि इसमें दर्पण के पीछे। और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, MN इतना बड़ा है और N' इतना छोटा है। इसका मतलब वस्तु कहाँ रखी अपने ने? इस जगह P और इन्फिनिटी के बीच में। तो इमेज कहाँ बना? इमेज आपका बना बिहाइंड मिरर, यानी कि दर्पण के पीछे, दर्पण के अंदर या दर्पण के पीछे, ठीक है। और पहला पॉइंट तो ये हो गया, पोजीशन हो गई। अगर साइज की बात करें तो आकार कैसा है? छोटा, यानी कि वस्तु से बहुत छोटा बनाता है। तीसरा कैसा बनाता है? सीधा, यानी कि इरेक्ट। और कैसा बनाता है? काल्पनिक। कैसा बनाता है? काल्पनिक, यानी कि काल्पनिक और सीधा। बहुत छोटा साइज का इतनी बड़ी वस्तु छोटी कर देता है। और बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह से हमने किसके बारे में देखा? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर की दोनों कंडीशन हमने देख ली। पहला हमने इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बना। दूसरा इन्फिनिटी और हमने P के बीच में रखा तो क्या बना? बिहाइंड द मिरर और वस्तु से छोटा। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं? हमारे साइड ग्लास के रूप में। किसके अंदर? बाइक के अंदर या मोटर व्हीकल के अंदर। मोटर व्हीकल उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। अब देखिए, अब अपन जो कॉनकेव जो मिरर देखा था अपने ने, कॉनकेव मिरर, इसके क्या यूज हैं? इसका यूज कहाँ करते हैं? तो यूजेज ऑफ अवतल यानी कि कॉनकेव मिरर, इसके क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग सर्च लाइट में। दूसरा है जो सोलर जो कुकर है, ठीक है, सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा शेविंग जो दर्पण होते हैं उनमें बड़े प्रतिबिंब प्राप्त करने में, ठीक है। और चौथा अपने इसके अंदर कॉनकेव का डेंटिस्ट में है ना, तो दंत विशेषज्ञ दांत का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने में इसका उपयोग करता है। इसका उपयोग यानी कि दांत का जो छोटा डायग्राम है, छोटा इमेज उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है? वो बड़ा इमेज बना देता है। इस प्रकार उसका बड़ा इमेज प्राप्त हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, कैसे लगी क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।